नमस्कार दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बिगिनर्स के लिए रहेगा। इसमें हम स्केचअप 2026 को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले वो बारीकियां समझेंगे जो कि एक बिगिनर जब भी स्केचअप इंस्टॉल करता है या स्केचअप ओपन करता है तो उसमें कुछ चीज़ों के डाउट सबसे पहले आते हैं। पहले हम उन्हीं डाउट्स को क्लियर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना है स्केचअप यहाँ पर 3D मॉडलिंग के लिए यूज़ होगा। इसमें जो भी मॉडल आप बनाएंगे उसको आप अकॉर्डिंगली स्केचअप में ही दूसरे रेंडरिंग सॉफ्टवेयर्स के साथ रेंडर कर सकते हैं या फिर स्केचअप में बनाया हुआ मॉडल किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाके भी रेंडर कर सकते हैं। अभी हम बात करें स्केचअप की, तो बेसिकली इसमें हम जो 3D मॉडल्स बनाएंगे उनको बनाने के लिए कुछ इसमें एक्स्ट्रा प्लगइन्स होते हैं जो कि पेड भी हो सकते हैं या फ्री भी हो सकते हैं, और कुछ एक्सटेंशंस रहते हैं। अब इसमें दोनों का वर्क लगभग सिमिलर रहेगा, लेकिन प्लगइन जो है वो अलग से डेवलपर का बनाया हुआ अलग वेबसाइट पर या अलग स्टोर पर अवेलेबल होगा। एक्सटेंशंस जो है ये भी अलग से डेवलपर बनाते हैं, लेकिन ये हमारे एक्सटेंशन वेयरहाउस वगैरह पर हमें मिल जाते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है, कई बार वीडियोस में कमेंट ये आते हैं कि सर मेरे स्केचअप में फलाना फलाना टूल दिखाई नहीं दे रहा। तो सबसे पहले आपको स्केचअप में व्यू में जाकर टूल बार में जाना है। यहाँ पर जो भी टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट स्केचअप 2026 में आने वाले टूल्स हैं। अब आपने अगर स्केचअप का वर्जन 2025 या 24 या कोई दूसरा वर्जन डाला हुआ है तो उसमें हो सकता है इनमें से कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई ना दे। सबसे पहला आपने ये चीज समझनी है, जो भी टूल पर्टिकुलर वर्जन के साथ मिलते हैं वो बाय डिफॉल्ट ये वाले टूल्स रहेंगे जो आपके व्यू के अंदर टूल बार में आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी हम एक्सटेंशन और प्लगइन ऐड करते जाएंगे वो इस लिस्ट में ऐड ऑन होते जाएंगे, एक्स्ट्रा बढ़ते जाएंगे। अब ऐसा मैंने कोई वीडियो बनाया, ट्यूटोरियल बनाया, तो मैंने टूल बार में जाके एक टूल लिया, मान लीजिए मिरर। तो आपके में मिरर दिखाई नहीं दे रहा। आप कहेंगे कि सर मेरे स्केचअप में मिरर टूल दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो एक्सटेंशन है, वो प्लगइन है, अलग से डाला हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे टूल्स रहेंगे जो कि हम अलग से इंस्टॉल भी करेंगे और इसके अंदर ऐड भी करेंगे। उनमें भी कुछ फ्री रहेंगे, कुछ पेड रहेंगे। पेड में भी कुछ में कुछ लिमिट फ्री होती है या टोटली पेड रहता है। इसी तरह से एक्सटेंशंस का भी रहेगा। और उसके बाद जब हम पूरी मॉडलिंग कर लेंगे देन उस सीन को हमें किस तरह से रेंडर करना है, इसमें कि एस्केप, वीरे या लूमियन या कोई दूसरा रेंडरिंग इंजन हम स्केचअप के साथ मर्ज करके भी रेंडर कर सकते हैं या फिर स्केचअप की फाइल को पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में ले जाकर वहां रेंडर कर सकते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले इस लिस्ट को ही समझते हैं। स्केचअप 2026 में हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलते हैं जिनमें कि एआई असिस्टेंट, एआई रेंडर और एआई टूल्स, जो कि यहाँ ये टूल दिखाई दे रहा है। ये सभी टूल्स आपको इससे पुराने वर्जन में दिखाई नहीं देंगे। अब इनका बेसिकली यूज क्या है या किस तरह से काम करेंगे, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मान लीजिए आप इन टूल्स को स्क्रीन पर ले आए, आप किसी भी टूल पर जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर ये आपको साइन इन के लिए बोलेगा। चाहे आपने किसी एआई टूल पर क्लिक किया या आप यहाँ पर वेयर हाउस पर क्लिक करते हैं, एटलीस्ट आपको स्केचअप में अपनी आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये टूल्स यूज कर पाएंगे। हम साइन इन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम कंटिन्यू विद गूगल कर लेंगे और आपको अपनी मेल आईडी से यहाँ लॉगिन कर लेना है, जो भी आपकी मेल आईडी हो। इसके बाद यहाँ पर यू आर साइन इन टू ऑल स्केचअप थिंग्स, आपका ये लॉगिन हो जाएगा। अब इसके बाद वेयर हाउस ओपन हो गया है, फिलहाल इसको क्लोज रखते हैं। जैसे ही मैं यहाँ एआई टूल पर क्लिक करता हूँ, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लोडिंग स्टार्ट हुई है। यहाँ पर एआई टूल लोड होने लग गया। इसके बाद यहाँ देखिए अभी क्रेडिट्स 0 दिखा रहा है। एआई असिस्टेंट है जिसमें कि हम टॉक टू स्केचअप, गेट हेल्प या फिर एआई रेंडर। अगर मैं एआई असिस्टेंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक एआई असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। इसमें मैं जो भी कुछ इससे बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ स्केचअप के बारे में, वो ये हमें यहाँ पर बताएगा। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू यूज फॉलो मी टू। अब यही चीज मैंने डाल दी तो ये सोचकर उसका डिटेल बता देगा। बेसिकली एक एआई हमारे स्केचअप के अंदर ही हमें मिल गया, जिससे हम बातें पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और ये हमें रिप्लाई भी करेगा। इसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, जैसा कि यहाँ पर इमेज से 3D बनाने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें इसके लिए पहले इसको परचेज करना पड़ेगा। तो बेसिकली जब आपने स्केचअप इंस्टॉल किया, इसके बाद आपको यहाँ किसी भी टूल को यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपकी आईडी से, ताकि आप एक रजिस्टर्ड यूजर बन जाए। और उसके बाद आपको पर्टिकुलर टूल्स के लिए क्रेडिट्स परचेज करने पड़ेंगे। एआई का सिस्टम कुछ इसी तरह से काम करता है। पर्टिकुलर आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, आपको ये क्रेडिट्स परचेज करने रहते हैं कुछ अमाउंट पे करके। तो अकॉर्डिंगली जिसकी जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से आप यहाँ पर पेमेंट करके क्रेडिट्स खरीद सकते हैं और उसको आप एआई के लिए यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे जो बेसिक टूल्स हमने यूज करने हैं। फिलहाल एक बार एआई टूल्स को हम यहाँ क्लोज करते हैं और जो ये ऑप्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है गेटिंग स्टार्टेड, इसको भी एक बार क्लोज रखते हुए व्यू में जाके टूल बार में से सबसे पहले हम लार्ज टूल सेट को स्क्रीन पर रखेंगे और इसमें ऑप्शंस में जाकर लार्ज आइकन को अनचेक कर देंगे ताकि ये टूल्स हमें एक एस्थेटिक लुक दे, मतलब ज्यादा बड़े बड़े टूल्स भी हमें स्क्रीन पर ना दिखाई दे। हम इसको अकॉर्डिंगली यूज करेंगे, काफी सारे टूल हमारे और भी आने वाले। अब ये हमारा स्केचअप का इंटरफेस रहेगा जिस पर हमने काम करना है। यहाँ डिफॉल्ट ट्रे दिखाई दे रहा है, इसमें ये काफी सारे ऑप्शन है। फिलहाल मैं इसको एक बार क्लोज कर रहा हूँ। अभी हम यहाँ स्केचअप मॉडल में अपनी फाइल में आ चुके हैं और इस पर हम काम कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप दो तरह से काम कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप प्रोफेशनल वर्किंग कर रहे हैं, आप इसमें पेड टूल्स यूज कर रहे हैं और साथ ही एआई वगैरह को यूज करके पेमेंट करके क्रेडिट्स खरीदेंगे और उसके बाद उन क्रेडिट से डायरेक्टली इमेज डालकर 3D बना लेंगे, या फिर आप पहले वाला तरीका डायरेक्टली मॉडल्स जो जनरेट करेंगे इन टूल्स की हेल्प से आप खुद से मॉडल बनाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आपने ये चीज लेके चलना है। फिलहाल हम यहाँ बिगिनर्स के लिए बात कर रहे हैं, तो हम इन टूल्स को यूज करते हुए सबसे पहले बेसिक मॉडलिंग की तरफ चलेंगे। इसके लिए हमने लार्ज टूल सेट को तो स्क्रीन पर ले ही आए हैं, साथ में व्यू में जाकर टूल बार में हमें जरूरत पड़ेगी टूल बार में से व्यूज की, क्योंकि जब हम यहाँ काम करेंगे अकॉर्डिंगली आप फाइल में कहीं भी है, मुझे इसमें आइसोमेट्रिक व्यू में जाना है, टॉप फ्रंट लेफ्ट राइट जिस भी व्यू में जाना है वो यहाँ हम डायरेक्ट सिंगल क्लिक से जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ आइसोमेट्रिक व्यू में रहते हुए एक बेसिक मॉडल बनाना शुरू करूंगा। जो इसमें बाय डिफॉल्ट मॉडल आ रहा है इसको हम डिलीट करते हैं। सबसे पहले हमने फाइल में बिल्कुल एक ब्लैंक फाइल को जब लिया, फाइल को हमने सेव किया, इसके बाद विंडो में जाकर मॉडल इन्फो में सबसे पहले फाइल की यूनिट सेट की जाती हैं। आपको यहाँ यूनिट्स में जाना है, आप जिस भी तरह की यूनिट रखना चाहते हैं। अगर हम यहाँ आर्किटेक्चरल यूनिट रखते हैं तो इसमें इंचेस के लिए ऑप्शन मिलेगा, और अगर आप इसमें डेसिमल या इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आप एमएम में या दूसरी मैकेनिकल ड्राइंग्स के लिए भी या इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के लिए भी स्केल सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको आर्किटेक्चरल रखते हुए इंचेस में रहते हुए फाइल को सेव रखेंगे। अब यहाँ पर हमारी फाइल की यूनिट इंचेस में सेट रहेगी। अगर मुझे यहाँ पर कोई एक रूम बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पर या तो रेक्टेंगल टूल ले सकते हैं या फिर हम यहाँ लाइन कमांड ले सकते हैं। अगर हम लाइन कमांड लेकर एक क्लिक करके इसको फ्री हैंड किसी भी डायरेक्शन में तो ले ही सकते हैं, लेकिन हम इसको ग्रीन एक्सिस की तरफ यहाँ पर डालते हैं 10 फीट और एंटर हिट करते हैं, तो यहाँ पर हमें 10 फीट की एक लाइन मिल गई। इसी तरह से रेड एक्सिस की तरफ भी 10 फीट और नीचे की तरफ भी वापस से 10 फीट और लास्ट में इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर हमारा ये एक स्क्वायर 10 फीट बाय 10 फीट यहाँ बन गया, जिसमें कि हमें एक सरफेस भी मिल गया है। अब इसमें इस सरफेस को अकॉर्डिंगली हम एडिट कर सकते हैं या एक्सट्रूड वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है पुश पुल का। अगर मैं इसको डायरेक्टली क्लिक करके पुश पुल करता हूँ तो जितनी थिकनेस मुझे इसकी देनी है वो मैं यहाँ डाल सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसको 6 एंटर करता हूँ तो ये 6 इंच मोटाई का 10 बाय 10 का एक सरफेस या एक फर्श आप बोल सकते हैं हमें मिल गया। इसको मैं यहाँ पर ट्रिपल क्लिक करके पूरे को सेलेक्ट ऑल कर सकता हूँ। अगर मैं इस पर कहीं भी एक क्लिक करूंगा तो सिर्फ वो पर्टिकुलर सरफेस या पर्टिकुलर लाइन सेलेक्ट होगी, लेकिन अगर डबल क्लिक करेंगे तो सरफेस के साथ सिंगल ऊपर वाली लाइन सेलेक्ट होंगी, और अगर ट्रिपल क्लिक कर देंगे 1 2 3 तो पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्ट यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, और इसको हम राइट क्लिक करके मेक ग्रुप कर देंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा एक पर्टिकुलर ग्रुप बन गया जो कि हमारा 10 बाय 10 का फ्लोर है, जिसकी थिकनेस हमने 6 इंच दी है, और ये एक ग्रुप अलग से यहाँ पर रहे। इसी तरह से अब मानिए हमें इसकी 4 दीवारें खड़ी करनी है। इसके लिए पहले ग्रुप पर डबल क्लिक करेंगे, ग्रुप के अंदर आ गए हम। यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है ऑफसेट का, जिसकी शॉर्ट कमांड है F। आप यहाँ क्लिक करते हुए जस्ट माउस को फ्रीली अंदर की तरफ ड्रैग कर सकते हैं हल्का सा, और यहाँ पर जितनी मोटी दीवार आपको देनी है, मान लीजिए हमें 9 और एंटर हिट करता हूँ तो यहाँ हमें 9 इंच का ऑफसेट मिल गया, और इस ग्रुप के अंदर ये 9 इंच का हिस्सा अलग से सेलेक्ट हो रहा है। तो अब हमारा जो फर्श था उसके ऊपर चारों तरफ 9 इंच मोटाई का हमें सरफेस मिल गया है। इस पर अगेन पुश पुल करते हुए इसको हम ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। मान लीजिए इसको भी मैं 10 फीट एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको एक फ्लोर उसके ऊपर 10 फीट की दीवारें खड़ी हुई मिल गई, जिसमें हमने सिर्फ 2 कमांड्स यूज की हैं। पहले एक रेक्टेंगल लिया था,
उसके बाद पुश पुल, जिससे कि हमारा बेस बन गया था, और उस पुश पुल के साथ ही उसी सरफेस पर हमने ऑफसेट लेकर अगेन पुश पुल को यूज किया। अब इसी तरह से सबसे पहले ये चीज समझना ज्यादा जरूरी है, पुश पुल, ऑफसेट और इसके साथ में चीजों को एक दूसरे के अंदर से कट करना। जैसे मानिए जो चीज हमने अभी करी, एक सरफेस के ऊपर से दीवारें खड़ी करी, इसी तरह से मानिए अब मुझे इसके अंदर से इस नीचे वाले कॉर्नर से ऊपर की तरफ एक डोर कट करना है। तो उसके लिए भी वापस से रेक्टेंगल टूल काम आएगा। नीचे एक क्लिक करके, ये ग्रीन एक्सिस पर हमें रेफरेंस दिखा रहा है, यहाँ पर आप देखिए जैसे ये रेफरेंस दिखा रहा है, इधर डायमेंशन में इसका कुछ साइज भी आ रहा है। अब मुझे जो दरवाजा बनाना है वो लगभग 3 फीट बाय 7 फीट कम से कम हम लेंगे। तो यहाँ आप डायमेंशन में देखेंगे 7 फीट 10 इंच दिखा रहा है ना, जहाँ पे रेफरेंस अभी इस रेक्टेंगल की। अब मैं इसको यहाँ पर 7 फीट कॉमा लगाकर 3 फीट, ये मैंने डायमेंशन यहाँ डाली और एंटर फिट किया। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन गया जिसकी हाइट 7 फीट रहेगी, जिसकी विड्थ 3 फीट रहेगी। अगेन पुश पुल कमांड लेकर इस बीच वाले हिस्से पर एक क्लिक करना है और इसे पीछे की तरफ ड्रैग करते हुए या फिर पिछले पॉइंट का रेफरेंस लेते हुए जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसके बीच में से एक दरवाजा कट हो जाएगा। इस तरह से बिल्कुल बेस से आपने जस्ट यही पुश पुल, यही रेक्टेंगल और यही ऑफसेट कमांड से यहाँ पर दरवाजा कट कर लिया। इसी के साथ में मान लीजिए किसी भी हिस्से पर हमें एक विंडो कट करनी है, या जैसा हमने फर्श में डायरेक्टली ऑफसेट लिया था, अगर मैं इस पीछे वाली दीवार पर अंदर आकर बीच का हिस्सा सेलेक्ट करते हुए ऑफसेट कमांड लेता हूँ और इस पर क्लिक करके अंदर की तरफ ये ऑफसेट जा रहा है डायरेक्टली बराबर बराबर चारों तरफ से। मान लो मैं यहाँ पर 3 फीट एंटर करता हूँ, तो इसने 3 फीट ऊपर से, 3 फीट राइट से, 3 फीट नीचे से, 3 फीट लेफ्ट से हिस्सा छोड़कर यहाँ पर एक सरफेस हमें दे दिया। वापस पुश पुल लेकर जैसे ही मैं इस पर बीच में क्लिक करके पीछे की तरफ रेफरेंस पॉइंट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको एक विंडो कट होके मिल जाएगी। बेसिकली बताना ये था कि जो टूल्स हम इसमें यूज करेंगे बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही आसानी से काम करते हैं। सिंपली आपको पहले शेप्स को समझना है, उसके बाद इन टूल्स को अकॉर्डिंगली यूज करते हुए अप्लाई करना है आपके रूम मॉडलिंग के लिए। अब इसके बाद जब ये एक ग्रुप बन गया, इसके ऊपर हमें वापस से छत दिखानी है या स्लैब फिल करना है, अगेन आप रेक्टेंगल ले सकते हैं। एक रेक्टेंगल लिया, एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर तक क्लिक करते ही आपको एक सरफेस मिला। इसको यहाँ हम पुश पुल कर देंगे वापस, मान लीजिए 6 इंच। अगेन ऊपर सरफेस आ गया, इस पर ट्रिपल क्लिक करके इसको ग्रुप बना दिया। तो आपका यहाँ पर एक कमरा जिसकी कि हमने छत इस तरह से बनाई, बिल्कुल बेस मॉडलिंग यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। इसी तरह से जैसे ही हम इसमें काम करना आगे बढ़ेंगे, अकॉर्डिंगली आप इसमें डिटेल में पूरा रूम, पूरा घर या किसी भी तरह का कुछ भी मॉडल बना सकते हैं। हालांकि अगर आप इसमें चाहें तो मैकेनिकल, सिविल या स्ट्रक्चर या किसी भी तरह की 3D मॉडलिंग बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। जस्ट आपको इसका पहले बेस समझना होगा और उसके हिसाब से धीरे धीरे चलते हम इसमें एडवांस लेवल की तरफ चल पड़ेंगे। स्केचअप सबसे कन्वीनियंट और इजी रहेगा आपको सीखने के लिए, 3D मॉडलिंग के लिए। और जैसे ही आपकी 3D मॉडलिंग यहाँ कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप इसको रेंडरिंग में भी यूज कर पाएंगे, रियलिस्टिक रेंडर्स और फोटो रियलिस्टिक इमेजेस बनाने के लिए। तो अकॉर्डिंगली आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ एक रेफरेंस था बिगिनर्स के लिए। अगले वीडियो से हम इसमें पर्टिकुलर कुछ एग्जांपल लेंगे, लाइव एग्जांपल लेंगे, जिनको हम जीरो से मॉडल करते हुए चलेंगे, जिसमें कि हम स्केचअप 2026 के सभी टूल्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और साथ ही हम इसमें आगे एक्सटेंशन और प्लगइन्स की तरफ भी चलेंगे, जिससे कि हम एडवांस लेवल की मॉडलिंग कर सकें। देन अकॉर्डिंगली जब हमारे मॉडल्स यहाँ कंप्लीट होने लगेंगे, फिर उसको किस तरह से हमें रेंडरिंग इंजन के साथ जोड़ना है या कैसे रेंडर करना है, ये सब हम जानेंगे आने वाले वीडियोस में। आज के वीडियो में जस्ट एक ओवरव्यू था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक चीज आपको बतानी थी। जो भी बिगिनर्स हैं, स्केचअप सीखना चाहते हैं, वो हमारी इस सीरीज से स्केचअप बड़े आराम से सीख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था ओवरव्यू के लिए, एक डिस्क्रिप्शन के लिए कि स्केचअप क्या रहता है, कैसे काम करता है। इसके बाद आने वाले वीडियोज में हम इसमें पर्टिकुलर टूल्स को लेकर आगे बढ़ेंगे और इसमें स्केचअप में 3D मॉडलिंग करना कंटिन्यू रखेंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।